पीक ऑफ द मार्शल वर्ल्ड की सेकंड एपिसोड के साथ हाजिर हूँ। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, शुक्रिया। तो फर्स्ट एपिसोड में हमने मुशिन की और एक मास्टर जोगी की जबरदस्त फाइट देखी थी, लेकिन इस सेकंड एपिसोड में हम लोग बैकग्राउंड हिस्ट्री के बारे में जानने वाले हैं। क्या ये मुशिन कौन था और ये 20 साल पहले गायब कहाँ पर हो गया और ये वापस क्या करने के लिए आया है। तो एपिसोड की शुरुआत में एक टाइगर और एक भेड़िए को दिखाया जाता है। यहाँ पर टाइगर से मुराद सेक्टर है, जबकि भेड़िए को कल्ट के तौर पर दिखाया गया है। यहाँ पर जिस दुनिया की बात हो रही है उस दुनिया में दो चीजें थी, एक था सेक्टर और एक था कल्ट। सेक्टर वाले लोग अच्छे लोग माने जाते थे, जबकि कल्ट वालों को डेविल माना जाता है, इसलिए उनको भेड़िया दिखाया गया है। मुझे सारी की सारी कहानी मुशिन का एक दोस्त उसको सुना रहा है। तो मुशिन का दोस्त उसे कहता है हमारी इस दुनिया में सेक्टर्स और कल्ट्स के दरमियान में एक बैलेंस बना हुआ था। ये बहुत साल पहले की बात है। सेक्टर के लीडर का नाम था स्वांगवॉल और वो राइटियस सेक्टर का लीडर था, जबकि एक डेविल कल्टिवेटर था जिसका नाम डैन गाक था और वो वेवर्ड कल्ट का लीडर था। और इन दोनों को लीडर किसने बनाया था, उसका नाम मुशिन था। मुशिन हमेशा न्यूट्रल रहता था और इन दोनों को हमेशा बैलेंस में रखता था। मुशिन की वजह से कोई भी बड़ी फाइट नहीं हो रही थी और कल्ट वाले और सेक्टर वाले आपस में कभी भी फाइट नहीं करते थे। लेकिन एक दिन अचानक कुछ बहुत बड़ा हो गया। डेविल कल्टिवेटर डैन गाक का बेटा जिसका नाम डैन म्योंग वू था, वो अचानक मारा गया। न सिर्फ उसके मारने वाले ने उसको मारा था बल्कि उसकी पूरी बॉडी को भी जलाकर खाक कर दिया था। इसी वजह से कल्ट में एक खलबली मच गई। वो सारे लोग बहुत ज्यादा गुस्से में थे। वो उसके कातिल को ढूंढ रहे थे कि उसका कातिल कौन है, किसने उसको मारा है। मरने वाले का बाप यानी कि डैन गाक बहुत ज्यादा गुस्से में था कि उसे अपने बेटे की मौत का बहुत ज्यादा शौक लगा। उसने अपनी सारी फुल पावर को यूज कर दिया और हर जगह पर इन्वेस्टिगेशन की। उसने अपने लोगों को हर जगह पर भेजा और सभी लोगों से पूछताछ की, जितने भी तरीके वो यूज कर सकता था, चाहे उससे लोगों को मारना ही पड़ा। उसने लोगों को मारा और उनसे उगलवाया कि उसके बेटे को किसने मारा है। लेकिन बहुत सारी मेहनत के बाद एक दिन उन्हें पता चल ही गया कि उसके बेटे को किसने मारा है। उसके बेटे को जिसने मारा था वो एक सेक्टर लीडर था जिसका नाम बेक सू मून था। सेक्टर के लोगों ने इस बात को छुपाने की कोशिश की और उन्होंने कल्ट के लोगों से कहा कि ये सिर्फ एक हादसा है, इसलिए इस बात को नजरअंदाज किया जाए। लेकिन बेक सू मून बात से जरा भी खुश नहीं था कि इस कत्ल के साथ उसका नाम जुड़ा हुआ है। हालांकि उसने किसी के सवाल का जवाब नहीं दिया। उसने इस बात को माना भी नहीं कि उसने उस लड़के को मारा है या नहीं, और ना ही उसने इस बात से मना किया कि उसने उसको मारा है या नहीं। वो बिल्कुल खामोश था, उसने किसी को कोई भी जवाब नहीं दिया। और यही बात कल्ट के लीडर को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई, क्योंकि उनका तो बेटा मरा था। उन्हें जवाब चाहिए था क्या उसने उसके बेटे को मारा है या नहीं। इस बात से वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो गए। कल्ट के लीडर क्योंकि बहुत ज्यादा गुस्से में थे और उन्हें उनके जवाब नहीं मिल रहे थे, उन्होंने आर्मी को लीड किया और सेक्टर के लोगों को मारना शुरू कर दिया। जैसे ही उन्होंने सेक्टर के लोगों पर अटैक किया, आगे से सेक्टर के लोगों ने उन पर अटैक करना शुरू कर दिया। इस तरह हमारे कंट्री में पहली जंग स्टार्ट हुई दोनों सेक्टर्स और कल्ट्स के दरमियान में। और यहीं पर सीन हिस्ट्री से निकलकर प्रेजेंट में आ जाता है। मुशिन के दोस्त को दिखाया जाता है। मुशिन का दोस्त कहता है अब मुझे याद आ रहा है, मैं जो कहानी तुम्हें सुना रहा हूँ ये सारी कहानी यानी कि जो वार हुई थी वो 20 साल पहले हुई थी। आज पूरे 20 साल गुजर चुके हैं उस वाक्य को। मुशिन उसे कहता है टाइम तो बहुत ही तेजी से गुजरता है। उसका दोस्त उसे कहता है हाँ बहुत ही तेजी से गुजरता है। मुशिन उसे कहता है हाँ मुझे भी ऐसे ही लग रहा है, जैसे कि मैंने एक छोटी सी नींद ली थी, जब मैंने अपनी आंख खोली तो 20 साल गुजर चुके थे। उसका दोस्त उसकी ये बात सुनकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। मुशिन उससे कहता है अब तुम मेरी तरफ इस तरह क्यों देख रहे हो, मैं हैरान होने वाली कौन सी बात है। उसका दोस्त उसे कहता है नहीं कुछ भी नहीं है, मैं तो बस ऐसी तुम्हारी तरफ देख रहा था। चलो छोड़ो इन बातों को, मैं अपनी स्टोरी को कंटिन्यू करता हूँ। मुशिन का दोस्त उसे कहता है 20 साल पहले जो वार हुई थी उसमें सेक्टर्स और कल्ट वाले दोनों ही इक्वल थे, यानी कि उन दोनों की पावर बैलेंस में थी। सेक्टर वाले भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे और कल्ट वाले भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे, क्योंकि सेक्टर्स और कल्ट तो पूरे कंट्री में थे, इसलिए जहाँ जहाँ पर भी सेक्टर और कल्ट वाले थे उन दोनों की आपस में फाइट शुरू हो गई। पूरे के पूरे कंट्री में फाइट स्टार्ट हो गई। लेकिन इस वार के काफी वक्त गुजरने के बाद दोनों साइड्स को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ और लास्ट के ऊपर सेक्टर के लीडर और कल्ट के लीडर यानी कि स्वांगवॉल और डैन गॉक के दरमियान में एक फाइट हुई। और इस फाइट का अंत ये निकला कि सेक्टर के लीडर ने कल्ट के लीडर को मार डाला और इसी के साथ ही सेक्टर वालों की जीत हो गई, कल्ट वालों की हार हो गई। क्योंकि उनके लीडर के मरने के बाद कल्ट वाले लोग बहुत ज्यादा वीक हो गए थे और वैसे भी सेक्टर वालों के साथ फाइट करने की वजह से उनके बहुत सारे लोग मारे गए थे। इसलिए कल्ट के लोगों ने जंग को छोड़कर भागने को मुनासिब समझा और वो सारे लोग भाग गए या फिर कहीं पर जाकर छुप गए। मैंने सुना है कि कल्ट वाले जितने भी लोग थे वो लोग 100,000 माउंटेन की तरफ चले गए हैं और वहीं पर जाकर छुपे हुए हैं। और इस तरह इस ग्रेट वार का एंड हो गया और सेक्टर वाले इस वार को जीत गए। और उसके बाद से सेक्टर वालों ने कंट्री के 70% हिस्सा के ऊपर कब्जा कर लिया। 70% हिस्सा के ऊपर सेक्टर वालों का राज है। मुशिन का दोस्त उसे कहता है मुझे बस इतना ही पता है, हिस्ट्री में जो कुछ भी लिखा हुआ है उस सभी को एनालाइज करने के बाद मैं तुम्हें और भी ज्यादा डिटेल्स दे सकता हूँ, लेकिन मुझे इससे ज्यादा नहीं पता। कुछ ऐसी बातें हैं जिनके बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता, जैसे कि वो मुझे समझ में ही नहीं आती, क्योंकि मुझे लगता है कि इस स्टोरी के अंदर बहुत सारे होल्स हैं, बहुत सारे लूप होल्स हैं। मुशिन उसे कहता है तुम्हें ऐसे कौन से लूप होल्स नजर आ रहे हैं, मुझे बताओ, शायद मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकूं। मुशिन का दोस्त उसे कहता है अगर मैं यहाँ पर अपनी बात करूँ तो मुझे लगता है कि हिस्ट्री लिखने वाले ने हिस्ट्री को ठीक नहीं लिखा, इसके अंदर बहुत सारे लूप होल्स हैं। मुझे लगता है कि ये वार की बुनियाद ही गलत थी, शुरुआत से ही कल्ट और सेक्टर वालों के दरमियान में वार होनी नहीं चाहिए थी। मुशिन का दोस्त उसे कहता है क्या तुमने एक बात को नोटिस
किया है मेरी कहानी में कल्ट के लीडर के बेटे का जो किलर था उसका नाम बेक सू मून था। वो जंग के स्टार्ट होने से पहले कहीं पर गायब हो गया। उसके बारे में कुछ भी नहीं बताया गया कि वो कहाँ पर गया, लेकिन साथ ही जहाँ पर फिर से बताया जाता है जैसे ही वो वार खत्म हुई तो वो फिर से वापस आ गया। और साथ ही दूसरा बड़ा लूप होल ये है, मैंने सुना है कि कल्ट के जो 2 गार्डियंस थे वार के स्टार्ट होने के साथ ही वो दोनों भी गायब हो गए, लेकिन वार के खत्म होने के बाद भी उन दोनों गार्डियंस के बारे में कुछ भी पता नहीं चल सका वो दोनों कहाँ पर गए। और तीसरा बड़ा लूप होल जो मैं तुम्हें बताने वाला हूँ वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तुमने नोटिस किया इस पूरी की पूरी वार को रोकने के लिए मुशिन बहुत बड़ा रोल अदा कर सकता था, लेकिन मुशिन खुद गायब है। मुशिन के बारे में किसी को कुछ नहीं पता कि वो कहाँ पर गया। मुशिन का दोस्त उसे कहता है, मैंने बहुत सारे लोगों की बहुत सारी बातें सुनी है, उनमें से कुछ तो कहते हैं कि मुशिन बहुत ज्यादा बोर हो गया था और वो इस जंग को रोकना नहीं चाहता था, इसलिए उसने अपनी जिम्मेदारियों को छोड़ दिया। वो कहीं पर सैर्स पार्टी के लिए निकल गया, लेकिन उनमें से बहुत सारे लोग ऐसा भी कहते हैं वो एक टाउस गार्ड बन गया, इसीलिए वो यहाँ से चला गया। मुशिन उसकी बात सुनने के बाद हंसना शुरू कर देता है और कहता है, तुम्हें लगता है कि मुशिन जो कि वार ऑफ गॉड है वो एक शिनशियन बन सकता है, यानी कि वो एक गॉड किलर बन सकता है। मुशिन का दोस्त उसे कहता है, तो फिर और क्या हो सकता है, मेरे सहन में तो सिर्फ इतनी ही बात आती है। अचानक मुशिन पीक ऑफ द मार्शल वर्ल्ड से गायब कैसे हो सकता है, वो भी पूरे 20 सालों के लिए। 20 साल तक कौन गायब रहता है। और साथ ही वो मुशिन से कहता है, चलो अब जबकि तुम 20 साल बाद वापस आ गए हो तो प्लीज मुझे बताओ कि 20 साल तक तुम कहाँ पर थे और तुम दोबारा से वापस क्यों आ गए हो। तो यहीं पर मुशिन के दोस्त का नाम बताया जाता है जिसका नाम वून ह्यून है। मुशिन वून से कहता है, जब तुमने मुझे पहली बार देखा था तुम्हें उसी वक्त पता चल गया था कि मैं कोई ऑर्डिनरी इंसान नहीं हूँ, यानी मैं कोई आम बंदा नहीं हूँ, क्योंकि मैंने तुम्हें अपने बारे में बताया भी नहीं था कि मैं मुशिन हूँ। उसके बाद तुमने अपने सारे एनालिसिस करने के बाद इस बात का अंदाजा लगा लिया कि मैं ही मुशिन हो सकता हूँ। वून उसे कहता है, वो इसलिए क्योंकि मैंने सॉन्ग वॉल से तुम्हारी बहुत सारी तारीफें सुनी है और ऊपर से मैंने तुम्हें सरपेंट ब्लड सेक्टर में जाते हुए देखा है। तुमने वहाँ पर जाने के बाद सिर्फ एक ही स्ट्राइक के साथ उनके मास्टर जोगी को मार डाला और पूरे के पूरे सरपेंट ब्लड सेक्टर को खत्म कर दिया। ऐसा और कौन कर सकता है वार ऑफ गॉड के अलावा। मुशिन उसे कहता है, देखा तुम्हें सब कुछ पहले से पता है कि मैं कौन हूँ और यहाँ पर कैसे आया। अब बहुत ही जल्दी तुम्हें इस बारे में पता चल जाएगा कि मैं यहाँ पर 20 साल बाद वापस क्यों आया हूँ। तुम बहुत ज्यादा समझदार हो। वो उसे कहता है, लगता है कि तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो, मैं वाकई में समझदार हूँ। साथ ही वो चिल्लाकर उसे कहता है, तुम मुझसे ये बात कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि मुझे उन सारी बातों का पता है जिनका सिर्फ तुम्हें पता है। वो क्योंकि गुस्से के साथ चिल्लाकर उसके सामने बात करता है। मुशिन वहीं पर रुक जाता है और कहता है, तुम एक छोटे से सेक्टर के एक छोटे से राइजिंग स्टार हो और जबकि मैं वार ऑफ गॉड हूँ, लेकिन फिर भी तुम मेरे सामने चिल्लाकर बात कर रहे हो। मुशिन पीछे की तरफ घूमता है और उसे कहता है, चलो भी ठीक है, हम दोनों एक डील कर लेते हैं। मैं तुम्हें एक पंच मारूंगा, अगर तुमने मेरे पंच को बर्दाश्त कर लिया तो मैं तुम्हें तुम्हारे सवाल का जवाब दूंगा। जितने ज्यादा पंच तुम खाओगे उतने ज्यादा सवालों के जवाब मिलेंगे। वो उसे कहता है, मैंने सॉन्ग वॉल से इस थ्रेट के बारे में बहुत बार सुना है, वो भी बार बार मुझे इसी तरह की धमकी देता है कि मेरी एक स्ट्राइक खाकर देखो, लेकिन अब तो मुझे इस बात की आदत पड़ चुकी है और मैं इस धमकी से जरा भी नहीं डरता। मुशिन उसे कहता है, लेकिन मैं तुम्हारे सॉन्ग वॉल से बहुत ज्यादा डिफरेंट हूँ। यहाँ पर आपने कंफ्यूज नहीं होना, सॉन्ग वॉल राइटियर सेक्टर के लीडर का नाम है, इसने डेविल कल्टीवेटर यानी कल्ट के लीडर को मारा था। मुशिन हंसते हुए वून से कहता है, लगता है कि सॉन्ग वॉल ने मेरी स्ट्रेंथ के बारे में प्रॉपर्ली बताया नहीं है कि मैं कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ। वून उसकी बात सुनकर घबरा जाता है और स्पीड के साथ आगे बढ़ जाता है और कहता है, मुझे लगता है कि हम लोग वहाँ तक पहुँच चुके हैं, चलो जल्दी से अपनी स्पीड को बढ़ाओ, हम बहुत ही जल्दी वहाँ पर पहुँच जाएंगे। जबकि मुशिन उसके जाने के बाद मुस्कुराना शुरू कर देता है। वो दोनों चलते हुए क्लिफ के ऊपर पहुँच जाते हैं। उन जाकर क्लिफ के ऊपर खड़ा हो जाता है और कहता है, आज तो आसमान बहुत ज्यादा क्लियर है, हम बहुत ज्यादा लकी हैं। अगर आसमान के ऊपर बादल होते तो हम लोग क्लियर व्यू नहीं देख पाते। चलो जल्दी से यहाँ पर आओ, मैं तुम्हें म्यूरिम कोलिशन दिखाता हूँ। मुशिन भी उसके साथ आकर उस क्लिफ के ऊपर खड़ा हो जाता है। उस क्लिफ से नीचे की तरफ देखते हैं तो सामने एक बड़ा सा सेक्टर होता है। इस सारे सेक्टर का नाम म्यूरिम कोलिशन है। वो उसे कहता है, अब तुम क्या करना चाहते हो, क्या तुम अभी वहाँ पर जाना चाहते हो और वहाँ पर जाकर करोगे क्या। जबकि मुशिन उसके किसी भी सवाल का जवाब नहीं देता, वो बस वहाँ पर खड़ा होकर म्यूरिम कोलिशन की तरफ देख रहा होता है, क्योंकि 20 साल के बाद ये जगह काफी ज्यादा बदल चुकी है। और यहीं पर एक बैकग्राउंड स्टोरी के बारे में बताया जाता है, एक राइजिंग स्टार क्या है। जो म्यूरिम कोलिशन में ये सारे लोग वहाँ पर क्या करने के लिए जा रहे हैं। वून और मुशिन दोनों ही उस तरफ जा रहे हैं, वहाँ पर अकेडमी में भर्ती होने के लिए। यहाँ पर म्यूरिम कोलिशन में एक ग्रुप है जिसका नाम चोनसो डैन ग्रुप है। उस ग्रुप में हर साल नई भर्ती की जाती है, हर साल नए लड़कों को भर्ती किया जाता है जो कि मार्शल आर्टिस्ट होते हैं, ताकि वो लोग एक्टर्स को प्रोटेक्ट कर सकें। इन सभी को बाद में ट्रेन करके सोल्जर्स बनाया जाता है। मुशिन और वोन को वहीं पर रात हो जाती है, वो दोनों वहीं पर आग जलाकर बैठ जाते हैं। वोन उसे सब के बारे में बता रहा होता है कि वहाँ पर एग्जाम कैसे होते हैं और एंट्रेंस एग्जाम कब देने हैं। वोन उसे कहता है, इन एंट्रेंस एग्जाम में कोई भी हिस्सा ले सकता है, इन एंट्रेंस एग्जाम थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, लेकिन आपके लिए इस एग्जाम को पास करना जरा भी मुश्किल नहीं है, क्योंकि आप तो वार ऑफ गॉड हैं। ये एग्जाम आपके लिए बहुत ज्यादा आसान होने वाला है, आप इस एंट्रेंस एग्जाम को बहुत ही आसानी से पास कर लेंगे। लेकिन उससे पहले तो बहुत ज्यादा जरूरी ये है कि आपको अपनी नई आइडेंटिटी चाहिए होगी, आपको अपना नया नाम रखना है, लेकिन उसके लिए आपको अपने नए नाम के बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी, खासतौर पर जो आप इम्पोर्टेंट वर्क वहाँ पर करने के लिए जाने वाले हैं। मुशिन उसे कहता है, मैंने कब कहा कि मैं वहाँ पर कोई खास काम करने के लिए जा रहा हूँ, मैं तो बस वहाँ पर बदला लेने के लिए जा रहा हूँ। मुशिन उसे कहता है, मैं सारे सेक्टर का दुश्मन नहीं हूँ, लेकिन मुझे लगता
लगता है कि पूरी की पूरी म्यूरिम कोलिशन मेरी दुश्मन हो जाएगी एक बार अगर मैंने अपना बदला ले लिया। वोन उसे कहता है तुम्हारे कहने का मतलब है कि हमारी दुश्मन हो जाएगी। मोशिन भी उसकी बात सुनकर हैरान हो जाता है। वोन उसे कहता है अब जबकि मैं तुम्हारे साथ हूँ तो मैं तुमसे वादा करता हूँ मैं आखिरी दम तक तुम्हारा साथ दूंगा। मोशिन उसे कहता है लगता है कि सोंगवॉल की बातों का तुम्हारे ऊपर बहुत ज्यादा असर हुआ है कि तुम उसके स्टूडेंट रह चुके हो इसलिए तुम बिल्कुल उसी की तरह बात करते हो। वोन भी उसकी बात सुनने के बाद हंसना शुरू कर देता है और कहता है मुझे बहुत सारे लोगों ने पहले भी ये बात कही है कि मैं सोंगवॉल से बहुत ज्यादा मिलता जुलता हूँ, मेरी बातें भी उसकी जैसी होती हैं। मोशिन उसे कहता है ये तो बहुत ही अच्छी बात है अगर तुम सोंगवॉल की तरह के हो, लेकिन उस बंदे का दिल बहुत ज्यादा नरम था। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारा दिल भी उसकी तरह का नरम हो। और साथ ही मोशिन उसे कहता है अब जबकि मैं नहीं चाहता कि यहाँ पर एग्जाम के दौरान किसी को भी मेरी आइडेंटिटी के बारे में पता चले, इसलिए आज के बाद तुम मुझे मो जियोन कहोगे और साथ ही वहाँ पर ऐसा लगना चाहिए कि मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। वोन भी उसकी बात सुनकर हैरान हो जाता है और कहता है क्या वाकई में मैं तुम्हारा दोस्त बन सकता हूँ। और यहीं पर हम लोग अपनी सेकंड एपिसोड का एंड करते हैं। नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग एंट्रेंस एग्जाम को देखेंगे कि एंट्रेंस एग्जाम में इसे कौन सा एग्जाम देना पड़ेगा, इसको पास करने के बाद ही ये लोग चियोंसो ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं।